नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, फिलहाल के टाइम पर काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइन अप है, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का होगा, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का होगा, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, एसआई, सीसीआरएस और भी काफी सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे। काफी सारे लोगों की डिमांड थी और मैंने भी सोचा कि यार फिलहाल के टाइम पर इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं हाउ टू अटेम्प्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि फ्रेंड, जब आप एग्जाम हॉल में होते हो, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होते हो, तो आपको क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम, आपकी क्या प्रॉपर प्लानिंग रहनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर करने में केवल स्टडी ही काफी नहीं है, प्रिपरेशन ही काफी नहीं है, यह भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, आपकी प्लानिंग क्या है, जिसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए आज आपको एक राइट वे, आपको एक सही तरीका बताता हूं कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम हॉल में। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने 5 से 6 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा और एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, और ये एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ही काम करेगा ये वाला पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हो, आपको अपने एग्जाम से पहले, यानी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो आपको उस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा हो सके मॉक पेपर के ऊपर काम करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर सोल्व करने हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे बेनिफिट ये होगा, आप अपने एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम का एक्सपीरियंस ले पाओगे। जो जो चीजें आप एग्जाम में फेस करने वाले होंगे, उनको आप ऑलरेडी पहले ही फेस कर चुके होंगे और उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे, और जो प्रैक्टिस आपकी होगी वो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। एग्जांपल के थोड़ा आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको आज से 1 महीने बाद कोई 5 किलोमीटर की मैराथन आधा घंटे के अंदर दौड़नी है, तो आप क्या बिना प्रैक्टिस के उस मैराथन को दौड़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करोगे, उस 1 महीना तक डेली 5-5 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करोगे आधा घंटे के अंदर। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी तो आप 1 महीना बाद उस मैराथन को 30 मिनट में कवर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, यही लॉजिक यहां पर फिट होता है। अपने एग्जाम में बैठने से पहले आपको वही एक्सपीरियंस लेना है, उसी चीज के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, जो चीजें आप रियल टाइम में वहां पर फेस करोगे फाइनल सिचुएशन में। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि अपने एग्जाम से पहले जितना ज्यादा हो सके मॉक पेपर के ऊपर काम करें। काफी सारे लोग यही गलती करते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहते हैं, लेकिन मॉक पेपर के ऊपर ध्यान नहीं देते। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर सोल्व करने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉइंट नंबर सेकंड है क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन। फ्रेंड्स, चाहे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंक हो, यूपीएससी का हो, या फिर किसी भी स्टेट लेवल पुलिस का हो, ये वाली प्रॉब्लम आपको हर एक एग्जाम में फेस करनी होती है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। एसएससी के एग्जाम्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, यहां पर आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। भले ही फ्रेंड्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो, लेकिन फ्रेंड्स टाइम को कैसे मैनेज करोगे? 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के सामने बड़ा चैलेंज बनकर आता है, और काफी सारे लोग यही गलती कर देते हैं। जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इस चीज के ऊपर ड्यान ही नहीं देते कि यार टाइम ड्यूरेशन बड़ा चैलेंज बनेगी। तो पॉइंट नंबर 1 कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट से भी रिलेट करता है। अगर आप एग्जाम से पहले ही मॉक पेपर के ऊपर काम कर लोगे, इस चीज को एक्सपीरियंस कर लोगे, आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर मोबाइल के अंदर टाइमर लगा के 100 क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो ये प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि इस चीज के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सेकंड, इसी के अंदर चीज है, एक पॉइंट यही भी बनता है कि आप जब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लो कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, जो कि मेरे टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 4 सेक्शन बेसिकली हर एक एग्जाम में आपके होते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, या फिर किसी में इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाता है। तो इनको कैसे मैनेज करें, पहले कौन से सेक्शन को प्रायोरिटी दें ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके? काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं, प्लानिंग नहीं करेंगे। स्क्रीन के ऊपर पहले क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के दिख गए, तो आप मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओगे। इससे क्या होता है, मैथमेटिक्स ऐसा सेक्शन है जो कि आपका टाइम सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको लॉजिक्स लगाने होते हैं, फॉर्मूले लगाने होते हैं, आपको सोचने की जरूरत पड़ती है, और आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में इतना ज्यादा उलझ जाते हो, आपको टाइम का ही नहीं पता चलता। फिर देखते हो यार
यार 40 मिनट चली गई है और अभी तक मैथ्स ही सोल्व हुआ है, अभी रीजनिंग, इंग्लिश और जीके भी तो बचा हुआ है, और फिर वो सभी एग्जाम में ऐसे ही छूट जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि मैं पहले कौन से सेक्शन को प्रायोरिटी दूंगा। मेरे हिसाब से आपको हर एक एग्जाम में पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस को सोल्व करना चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपका सबसे ज्यादा कम टाइम कंज्यूम करता है। यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन, कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है, क्वेश्चन का अगर आंसर पता है उसको टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको मेरे हिसाब से इंग्लिश या फिर हिंदी को करना है, क्योंकि ये भी आपका कोई कैलकुलेशन कंज्यूम नहीं करता। थर्ड नंबर पर आपको रीजनिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको कैलकुलेशन तो कोई खास नहीं करनी होती, थोड़े लॉजिक लगाने होते हैं, लेकिन मैथ्स के कंपैरिजन में कम आपका टाइम ये कंज्यूम करेगा। लास्ट में आपको बचा कुछ टाइम मैथ्स को देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है और आपको इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन छूट भी रहे हैं तो वो छूटेंगे जो कि आपका सबसे ज्यादा टाइम लेते, जिनमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा टफ थी। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपको सेक्शन वाइज टाइम को भी डिवाइड करना पड़ेगा कि जनरल अवेयरनेस को मैक्सिमम में इतने टाइम के अंदर सोल्व कर लूंगा, 7 या 8 मिनट में, इससे ज्यादा टाइम में जनरल अवेयरनेस के ऊपर वेस्ट नहीं करूंगा। इंग्लिश के ऊपर मैं 10-12 मिनट वेस्ट करूंगा, या फिर रीजनिंग के ऊपर मैक्सिमम मुझे 15 मिनट लगानी है और बचा कुछ टाइम फिर मैथ्स को मैं दूंगा। इस तरीके से आपको टाइम को भी मैनेज करते हुए चलना चाहिए। तो ये होती है एक प्रॉपर प्लानिंग। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन के ऊपर उलझकर नहीं रहना है। काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सोल्व करा, आगे बढ़ गए। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या आ गया, उसके ऊपर बैठ के सोचने लग जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था, उस दिन पढ़ा था, मुझे अब ये याद क्यों नहीं आ रहा। इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या ऑप्शन है, आसपास से पता चल सकता है क्या, इधर उधर देखने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, ये गलती कभी भी मत करना। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम कभी भी आपको क्वेश्चन के ऊपर बैठकर सोचना नहीं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन उलझाने वाला है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगे तो तुरंत उस क्वेश्चन के ऊपर बुक मार या फिर टैग अप्लाई करके आगे बढ़ जाइए, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन के ऊपर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, उसको वहीं पर सोल्व करने की कोशिश मत करिएगा, 2-3 मिनट उसके ऊपर वेस्ट मत करिएगा। अगर आता है टिक करा, वरना आगे बढ़ जाइए फटाफट। यह सबसे ज्यादा गलती काफी सारे लोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, यूज अ रफ शीट। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग एग्जाम हॉल में ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मैं क्वेश्चन को ऐसे ही माइंड में सोल्व कर लूंगा, मुझे रफ शीट या फिर पेन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। और फिर वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही ऐसे ही पेन से रंगोली बना देंगे कि ऐसे सोल्व होगा, ऐसे ऐसे करके। वो ये सोचते हैं कि हम क्वेश्चन को माइंड में सोल्व कर लेंगे और हम इससे टाइम बचाएंगे, इससे टाइम बचेगा, कि रफ शीट के ऊपर कैलकुलेशन वगैरह करने से टाइम वेस्ट होता है। ऐसा काफी सारे स्टूडेंट्स का मानना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल में आपको रफ शीट मिलती है तो आपको उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये सोचते हो ना कि मैं माइंड में ही कैलकुलेशन कर लूंगा या फिर माइंड में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा, रीजनिंग या फिर मैथमेटिक्स का, तो आप गलत सोच रहे हो। आप माइंड में सोल्व करने बैठ जाओगे, ऐसे होगा, इतना इतना ऊपर नीचे चला जाएगा, या फिर आप कोई फिगर देख रहे हो रीजनिंग की, या फिर फोल्डिंग कटिंग पेपर से कोई फिगर है उसको देख रहे हो, माइंड में इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपका टाइम कब निकल के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आप उसी में 2 मिनट वेस्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप उस चीज को प्रॉपर एक बार नोट कर लो रफ शीट के ऊपर, उसे पेन से सोल्व करो, तो फटाक से उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सभी चीजें आपके सामने क्लियरली खुल के आ जाएंगी। और माइंड में सभी चीजें ऐसे खुल के नहीं आती, आपको थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप पेन का इस्तेमाल करोगे तो टाइम आपका ज्यादा बचता है। ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको नहीं पता होगा। जब आप कभी एग्जाम देने जाते होंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कभी ध्यान से देखेगा, वहां पर आपको ऑलरेडी पेन चला हुआ मिलेगा। तो ये वही लोग हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, सोचते हैं कि मैं क्वेश्चन को बस ऐसे ही सोल्व कर लूंगा अपने माइंड के अंदर। तो आपको ये गलती नहीं करनी, रफ शीट का इस्तेमाल करिए, इससे आपका टाइम बचता है और क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है, क्योंकि इमेज आपके सामने उसकी प्रॉपर बन जाती है। प्रैक्टिस के टाइम आप ऐसा कर सकते हो, यानी कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो घर पर कोचिंग वगैरह में, तब आपको इस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, माइंड का। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी माइंड पावर, रिटेंशन पावर बढ़ेगी अगर आप ऐसे कैलकुलेशन माइंड में इमेजिन करके करोगे, लेकिन वहां पर आपका टाइम वेस्ट जरूर होगा। फाइनली बात करते हैं लास्ट और पॉइंट नंबर 5 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोगों ने हमेशा से डिमांड की है कि भैया इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, जो कि है हमारा हाउ टू डील विद नेगेटिव मार्किंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, किसी एग्जाम में थोड़ी ज्यादा 0.50 की, किसी एग्जाम में थोड़ी कम 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में होने लग गई है। और ये इतना बड़ा भूत है
कि आपको पता नहीं चलेगा आपके एग्जाम से मार्क्स कहां पर उड़ गए और वो सभी नेगेटिव मार्किंग में कट जाते हैं। तो इससे डील कैसे करें? देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, इसकी प्रॉपर टारगेट सेट करने होते हैं, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को डील करें। देखिए फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने बैठो, शुरू करो, तो कभी भी जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता उसको नेगेटिव मार्क करके आगे मत बढ़ो। जिसका आंसर नहीं पता उसको फिलहाल छोड़ दो टैग करके या फिर बुक मार्क करके कि इसको बाद में देखेंगे। और जब आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो, तब आपको ये हिसाब लगाना है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, कि मैं कितने नेगेटिव इसमें कर सकता हूं। ठीक है, अब आपको देखना है कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और काफी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन इनमें से ये क्वेश्चन मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए, इनका मुझे आंसर नहीं पता। ऑब्वियसली उनमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको काफी ज्यादा डाउट होगा कि हाँ 50-50 का डाउट होगा, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको कुछ पता ही नहीं हो, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको पता ही नहीं इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको प्लानिंग करनी है कि कितने नेगेटिव मैं इस एग्जाम में लगा सकता हूं जो कि चल जाए। अगर वो सभी गलत भी हो गए तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको आइडिया लग गया कि हाँ 4-5 नेगेटिव मैं लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नेगेटिव का भी आपको उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लेना है जिसमें आपको 50-50 का डाउट हो किसी 2 ऑप्शन के अंदर। कभी भी उन क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव मार्किंग का रिस्क मत लीजिए जिनका आपको कुछ पता ही ना हो कि इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 4-5 का आपने टारगेट किया कि हाँ इनमें मुझे डाउट है, उनके ऊपर थोड़ा और सोचिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप नेगेटिव लगाइए और आगे बढ़ जाइए। नेगेटिव नहीं, मतलब जो भी आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, मैंने पढ़ा है, इन 2 में कंफ्यूज हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन में हो कि हाँ इनमें से कोई एक हो सकता है, तो आप उसको लगा सकते हो। ऐसे 4-5 नेगेटिव आपके चल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से आपको सही मिल जाए, क्योंकि उनमें आपको डाउट है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव लगा दोगे जिनके बारे में आपको पता नहीं, तो डेफिनेटली आपको नुकसान ही होगा। काफी सारे लोग यही करते हैं, एग्जाम सोल्व करके बैठे, या तो ये गलती करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको नेगेटिव लगा के आगे बढ़ गए, क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको तुक्का मार के आगे बढ़ गए। ये तो करना ही नहीं, इसमें तो आपका कभी भी लक काम करेगा ही नहीं। फिर जो लोग क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चन छोड़े होते हैं, देखा कि यार मैंने तो इतने ही क्वेश्चन सोल्व कर पाया, 100 में से 70 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाया, अब क्या होगा? 15-20 ऐसे ही नेगेटिव मार के चले आएंगे कि 20 में से कम 10 तो सही निकल के आ ही जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, 10 में से अगर 5 भी सही निकल के आ रहे हैं, 15 नेगेटिव आपके ऑलरेडी वहां पर लग चुके हैं, फिर देखेगा आपको कितना जबरदस्त नुकसान होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी, अंधाधुंध नेगेटिव मार के नहीं आनी, इसकी भी प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया। मैक्सिमम 4 से 5 नेगेटिव, और किस तरीके से आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव लगाना है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के ऊपर आपको नेगेटिव लगाना है, जिनके ऊपर आप डाउटफुल केसेस हैं आपके 50-50% के। समझ गए ना? तो ये आपका प्रॉपर मतलब रहना चाहिए एग्जाम को सोल्व करने का। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये तो आपको पता ही है, जब आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उससे पहले दिन आप मॉक पेपर के ऊपर कभी भी काम मत करिएगा, क्योंकि माइंड में एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन आएगी, माइंड में इरिटेशन आएगी कि यार मैं तो इतना ही स्कोर कर पाया हूं, पता नहीं कल मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, यानी कि एक बर्डन आएगा माइंड के ऊपर। तो एग्जाम से पहले दिन मॉक पेपर सोल्व मत करिएगा। और फ्रेंड्स, पहले दिन अच्छे से रेस्ट लेना होता है, पहली रात अच्छे से नींद लेनी होती है, ताकि आप सुबह जल्दी उठो, एकदम फ्रेश माइंड के साथ उठो, माइंड में थोड़ा सा भी स्ट्रेस या फिर नींद वाली फीलिंग आपको ना आ रही हो, आपका फोकस अच्छा बनेगा एग्जाम में। तो ये सभी चीजें तो बेसिक सी है, मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता ही चुका हूं, तो इनका तो आपको ध्यान रखना ही है। बाकी जो मैंने आपको कुछ मेजर पॉइंट बताए, उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। देखने में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर फॉलो करें कोई तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्त शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करिए कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपका डाउट क्लियर करना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वीडियो का। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।